नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कथित गौरक्षकों की गुंडागर्दी के मुद्दे पर शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन करते हुए सामना में लिखा कि इन गौरक्षकों का क्या करें, इनके जरिए प्रधानमंत्री को भी लोगों की टिप्पणी सहन करनी पड़ रही है। सामने में आगे लिखा गया कि कथित गौरक्षक एक दुकानदारी है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अभिषेक, अब ये गौरक्षकों पर भी सरकार के साथ दिख रही है शिवसेना। बिल्कुल अर्पिता, सरकार के साथ दिख रही है। खासकर प्रधानमंत्री को दो टूक कहने वाली शिवसेना खासकर गौरक्षकों के मामले में अब प्रधानमंत्री के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शिवसेना ने पहली बार इस तरीके का मुस्लिम प्रेम भी दिखाया है, जो कि अब तक शिवसेना को कट्टर हिंदूवादी पार्टी के तौर पर जाना जाता था। लेकिन आज मुखपत्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि मुसलमानों के ऊपर जानबूझ कर टारगेट किया जा रहा है, और खासकर ऐसे गौरक्षकों के मामलों में जो सही तौर पर गौरक्षक नहीं है। अगर गौरक्षक इतने ही ज़्यादा प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, तो उन्हें कश्मीर जाना चाहिए और कश्मीर में भी उन्हें अटैक, खासकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए, जिससे कि जो देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं गौरक्षक, वो कम हो। और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और कही कि ऐसे ही गौरक्षकों के कारण पाकिस्तान को भारत के ऊपर हमला करने का, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच से हो या फिर अंदर दंगा भड़काने और दूसरी सारी चीज़ों से एक मौका मिल जाता है। और ऐसे में गौरक्षकों को ऊपर दबाव बनना चाहिए। प्रधानमंत्री का सपोर्ट उन्होंने किया है, लेकिन मुस्लिम प्रेम साथ में दिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान बीएसपी अध्यक्ष मायावती बेहद गुस्से में कुछ बोलते हुए सदन से बाहर निकल गई, क्योंकि मायावती सदन में बोलने के लिए ज्यादा वक्त चाहती थी, जिसके लिए जब उपसभापति ने मना किया तो मायावती ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के कुछ सांसद दलितों पर हुए हमलों के मामले में चर्चा को लेकर हंगामा करने लगे, जिस पर उपसभापति पीजे कुरियन ने सांसदों को बारी बारी से मौका देने का भरोसा दिया। I am ready to allow one by one. हंगामा किसी तरह शांत हुआ तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती बोलने के लिए खड़ी हुई और सहारनपुर हिंसा पर बोलना शुरू किया। मायावती को 3 मिनट वक्त दिया गया। कुमारी जी, take only 3 minutes. लेकिन मायावती तय वक्त से ज्यादा समय लेने लगी, जिसके बाद उपसभापति ने उन्हें टोकना शुरू किया, जिसके बाद मायावती भड़क उठी और इस्तीफे की धमकी दे डाली। बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है फिर। यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा दे दूं। समय को लेकर मायावती और उपसभापति के बीच काफी देर बहस हुई, जिसके बाद हाथ में पर्चा लेकर खड़ी मायावती ने अपना बैग उठाया और सीधे सदन से बाहर निकल गई। जिसके बाद मायावती के साथ बीएसपी के बाकी सांसद भी सदन से निकल गए, लेकिन कुछ ही देर में सब वापस लौट आए और सदन के अंदर नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान उपसभापति ने विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को बुलाया, जिन्होंने सरकार पर तीखे हमले किए। हमें मालूम नहीं था कि बीजेपी को जनादेश मिला है मैसेकर ऑफ माइनॉरिटीज एंड मैसेकर ऑफ दलित के लिए। गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस के बाकी सदस्य भी मायावती के समर्थन में सदन से वॉकआउट कर गए, जिसके बाद सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया और मायावती पर सदन का अपमान करने का आरोप लगाया। इस दौरान सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने माफी मांगो के नारे लगाए, तो जवाब में बीएसपी के सदस्य भी सभापति के आसन के पास पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच सदन में शुरू हुई खींचतान सड़क पर भी जारी रही। मायावती ने सदन से निकलने के बाद शाम को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मुलाकात की और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। राज्यसभा में अगले साल अप्रैल महीने में मायावती का कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन तय वक्त से करीब 9 महीने पहले ही मायावती ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मायावती के कदम को बीजेपी ने निशाने पर लिया और इसे हार की हताशा करार दे दिया। अपने हितों की राजनीति करने वाले लोग, उनको अभी मुंह की खाना पड़ रहा है। गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार क्यों बात कह रहे हैं। तो कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने मायावती के सुर में सुर मिलाया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री को बोलने नहीं देंगे, एक दलित आवाज उठाने नहीं देंगे, मगर हम देश भर में लिंचिंग करेंगे। आउटसाइड लिंचिंग हो रहा है और इनसाइड ये लिंचिंग जैसी घटना है कि बोलने नहीं दे रहा है। मायावती ने 3 पन्नों में लिखे पत्र के जरिए अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपा, जिसमें उन्होंने इस्तीफा देने के कारण भी गिनाए।
वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने मायावती के इस्तीफे के बाद दलित कार्ड खेल दिया और मायावती को बिहार से राज्यसभा में भेजने का न्योता दे दिया। बहुत खराब परंपरा कायम हुआ है। क्या आरजेडी उनको भेजेंगी? ना, हम लोग हैं ना भाई, दीदी चाहेगी तो हम लोग भेजेंगे बिहार से। जम्मू के नौशेरा में पिछले 2 दिन से पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी में अब तक 2 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी गोलाबारी का भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। शहीद हुए 2 भारतीय जवानों में से एक पंजाब के मोंगा के रहने वाले जसप्रीत भी है। जसप्रीत की शहादत की खबर के बाद से उनके घर और गांव में मातम का माहौल है। शहीद जसप्रीत का पार्थिव शरीर आज शाम गांव पहुंचने की संभावना है। परिवार को अपने बेटे की शहादत पर दुख तो है, लेकिन साथ ही देश पर जान न्यौछावर करने के लिए गर्व भी है। फोन आया था। क्या बताया आपको फोन पर उन्होंने? वो कहते गोली लगी उसके। किसने बताया आपको? उसके साहब ने बताया। अच्छा, क्या सिपाही थे वहाँ पे? हाँ जी। आपका बेटा शहीद हुआ है देश के लिए, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हम तो बहुत गर्व है ये उसके पास। जम्मू में सेना के जवान बंदूक झुकाकर एक शहीद को श्रद्धांजलि देने लगे। ये शहीद नायक मुदस्सर अहमद थे, जो सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी का शिकार बने थे। गोलीबारी में अब तक 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 जवान जख्मी हैं। और पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में शहीद हुए नायक मुदस्सर अहमद का शव अवंतीपोरा से जम्मू कैंट लाया गया। तिरंगे झंडे में लिपटे शव को सेना के मुख्यालय के हॉल में रखा गया, जहां फौज और सरकार के अधिकारियों ने शहीद के शव के सामने गुलदस्ता रखकर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वालों में डिप्टी सीएम निर्मल सिंह भी थे। इसके बाद सैनिकों ने बंदूकें झुकाकर मुदस्सर को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी। उसको सबक सिखाया जाएगा, सिखाया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इस सारा का जो है भुगतान करना पड़ेगा। इससे पहले अवंतीपुरा में भी नायक मुदस्सर अहमद को सेना के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी रुकी नहीं। पुंछ और राजौरी में पाकिस्तान ने भारतीय फौज की चौकियों और गांवों को निशाना बनाकर गोलियां और मोर्टार दागे, जिसके बाद पुंछ और राजौरी की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। बाहर गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी हो रही थी, तो पुंछ के बालाकोट में पाकिस्तान लगातार गोलियां और मोर्टार बरसा रहा था। दोनों जगहों पर पाकिस्तान पिछले 4 दिन से लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें अब तक 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 जवान जख्मी हुए हैं और एक 8 साल की बच्ची की जान गई है। सरहद पर हो रही भारी गोलीबारी की वजह से कई स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और सीमा पर बसे गांव के लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया। लेकिन राजौरी के 2 स्कूल खुले हुए थे, जिनमें भारी गोलीबारी होने की वजह से 52 बच्चे फंस गए। बाहर भारी गोलीबारी हो रही थी, मोर्टार दागे जा रहे थे और बच्चे स्कूल की चारदीवारी में फंसे थे। उसमें कोई 60-70 बच्चे फंसे हुए हैं। हालांकि शाम होते होते फंसे हुए बच्चों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल हो गई। सरहद पर बसे गांवों से करीब 850 परिवारों को महफूज ठिकानों पर ले जाया गया है। सेना के शिविरों में करीब 3500 लोगों को ठहराया गया है। हालांकि भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में भी नुकसान की खबर है, लेकिन सीमा पर बढ़े तनाव की वजह से देश में सियासी हंगामा भी शुरू हो गया और कांग्रेस ने सरकार पर कश्मीर के हालात को ठीक से न संभाल पाने का आरोप लगा दिया। पाकिस्तान के द्वारा LOC का वायलेशन रोज अनेक बार हो रहा है। हालांकि जानकारों की राय यह है कि पाकिस्तान कश्मीर में तनाव पैदा करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत बम बरसा रहा है। I think a significant indicator about the pattern of Pakistan trying to increase the tension. ये बातचीत हुई पाकिस्तान के DGMO के इनिशिएटिव पर। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हम दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। लगातार गोलीबारी की वजह से बने तनाव के बीच सबसे बड़ी चिंता सरहद के गांवों में रहने वाले लोगों की है, जो अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। इसीलिए विपक्ष सीमा पर तनाव के मुद्दे को संसद में उठाने की तैयारी कर रहा है, तो सरकार दावा कर रही है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जा रहा है। और सरकार की तरफ से सफाई गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने दी। उन्होंने सेना और जम्मू कश्मीर की सरकार दोनों की पीठ थपथपाई। आर्मी के जवान जवाब दे रहे हैं, ये जवाब दिया जाता रहेगा। सीएम ने भी काफी अच्छा काम किया है, वहाँ की पुलिस के सहयोग से काफी अच्छा काम चल रहा है। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने भी दिल्ली से ही पाकिस्तान पर जबानी बम बरसा दिए। आप चिंता मत करिए, ऐसे लोग जो लोग की कश्मीर के अमन और शांति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जवाब दिया जाए। सोमवार को भारत और पाकिस्तान की सेना के अधिकारियों ने DGMO स्तर की बातचीत की, लेकिन सीमा पर तनाव कम नहीं हुआ।
रूस की राजधानी मॉस्को में एक 10 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। जिस समय इमारत में आग लगी उस समय इमारत में तकरीबन 80 लोग मौजूद थे। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने लोगों को सुरक्षित निकाला। बताया जा रहा है कि आग इमारत के 8वीं मंजिल पर लगी थी। राहत की बात ये रही थी कि इस आग की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। सेना के कुछ जवान घुप अंधेरे में गोलीबारी करने लगे। रक्का में अबू बकर अल बगदादी के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सेना ने ISIS पर हमले तेज कर दिए हैं। इसलिए सेना के जवान अब रात में भी ISIS के ठिकानों पर गोलीबारी कर रहे हैं। सेना ने इस इलाके में एक के बाद एक कई जगहों से ISIS के ठिकानों पर हमला किया। ताजा हमले में सेना ने कितने आतंकी मारे इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई। सेना के अधिकारियों का दावा है कि जब से उन्हें ISIS के सरगना अबू बकर अल बगदादी के छिपे होने की जानकारी मिली है तब से ISIS के ठिकानों पर बमबारी तेज कर दी गई है। इस हमले में सीरियाई सेना की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। हालांकि सेना की कई टुकड़ियां अब भी रक्का पहुंच रही हैं, लेकिन इनमें कई जवान हादसे का शिकार होकर जख्मी हो गए क्योंकि पश्चिमी रक्का की ओर जाने वाली तमाम सड़कों पर ISIS के आतंकियों ने बारूदी सुरंग बिछा रखी और इसकी तस्दीक ये गाड़ियां कर रही हैं जिनके परखचे उड़ चुके हैं। ISIS के आतंकियों ने इन इलाकों में जगह जगह सड़क के बीचों बीच कई बारूदी सुरंग बिछा रखी थी, जिनमें अधिकतर लैंडमाइन को जवानों ने निकाल लिया है, लेकिन अब भी कई इलाकों में लैंडमाइन होने की आशंका जताई जा रही है। तलाशी अभियान में सेना ने यहां से बारूदी सुरंग के साथ बड़ी मात्रा में विस्फोटक और रॉकेट लॉन्चर भी बरामद किए हैं। वहीं रक्का से 400 किलोमीटर दूर लताकिया में भी ISIS ने कुछ इसी तरह की घटना अंजाम देने की कोशिश की। सीरियाई सेना ने लताकिया के अलग अलग इलाकों से करीब 800 बारूदी सुरंग बरामद की। ये लैंडमाइन ISIS के आतंकियों ने जमीन के नीचे बिछा रखी हैं, इसलिए सेना के जवान इन इलाकों में विस्फोटक ढूंढने वाली मशीन लेकर उनकी तलाश में जुटे हैं। एक ऐसी ही बारूदी सुरंग मिली तो सेना के जवानों ने उसे धीरे से निकाला और फिर उसे नाकाम कर दिया। इसके बाद सेना के जवान आगे बढ़े तो उन्हें इसी तरह की कई और लैंडमाइन मिली। सेना का दावा है कि उसे लताकिया और आसपास के इलाकों से करीब 800 बारूदी सुरंग मिली है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार से मिलकर अपना पक्ष रखा। इस मुलाकात में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई। सूत्र बताते हैं कि नीतीश चाहते हैं कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दें, लेकिन तेजस्वी यादव तैयार नहीं है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया हुआ है और इसी को लेकर जेडीयू और आरजेडी में तनातनी चल रही थी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अब तेजस्वी यादव अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने वाला बयान दिया। पर्रिकर ने यह बयान गोवा की विधानसभा में दिया जब वो राज्य में बीफ की खपत पर बोल रहे थे, जिसमें मनोहर पर्रिकर ने शोर शराबे के बीच कहा कि गोवा में बीफ के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं। पर्रिकर गोवा में बीफ की कमी और बाकी राज्यों से बीफ मंगाने से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। पर्रिकर के बयान के मुताबिक गोवा में रोज 2300 से 2400 किलो बीफ की जरूरत पड़ती है। गोवा में बीफ का उत्पादन रोज 2000 किलो ही होता है। बाकी बीफ गोवा में पड़ोसी राज्य कर्नाटक से मंगाया जाता है। गोवा में मनोहर पर्रिकर ही राज्य में पशुपालन विभाग भी देखते हैं, इसलिए उन्हें खुद बीफ से जुड़ा जवाब देना पड़ा, लेकिन उनका ये जवाब सियासी हंगामा खड़ा करने के लिए काफी था। इसीलिए विपक्ष ने बीजेपी को घेरने का मौका नहीं चूका। कांग्रेस ने तो इसे मजाक तक कह दिया। एक तरफ बीजेपी दूसरा स्टैंड लिए हुए लोगों को मारती है। मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम गोमांस की सप्लाई कम नहीं होने देंगे, बढ़ाएंगे। तो इससे बड़ा जो है क्या हास्यास्पद बात हो सकती है। वाम दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी से सफाई की मांग की। नॉर्थ ईस्ट इन स्टेट्स लाइक गोवा विल गिव द ऑपोजिट स्टेटमेंट, द आरएसएस एंड द बीजेपी, ओनली दे कैन आंसर। हालांकि बीफ का मतलब सिर्फ गाय का मांस ही नहीं होता, उसमें भैंस भी शामिल है, लेकिन गाय की हत्या पर रोक लगाने की मांग करने वाली बीजेपी गोवा में बीफ के कारोबार पर पहले से सवालों के घेरे में रही है। अलीगढ़ में दबंगों पर एक दलित लड़के को बांधकर पीटने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कुछ दबंग लड़कों ने इस दलित लड़के को बांध कर रखा है और उसे पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस लड़के को दबंग उसके घर से बुलाकर खेतों की तरफ ले गए और फिर वहां पर पहले उसके हाथ बांधे, फिर डंडे से पिटाई की। इस दौरान लड़के के साथ अश्लील हरकतें भी की गई। आरोप है कि पुलिस ने भी लड़के की शिकायत नहीं लिखी। वेंकैया नायडू के मंत्रालय का प्रभार 2 मंत्रियों में बांटा गया। वेंकैया नायडू के पद छोड़ने के बाद स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय और नरेंद्र तोमर को शहरी विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
हवाई यात्रा का बैन झेल रहे टीडीपी सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी को मानसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए विशेष विमान से दिल्ली आना पड़ा। कर्नाटक में पुलिस अधिकारी रूपा के तबादले पर बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि येडियुरप्पा को भी जेल में वीआईपी सुविधा मिली थी। जब येडियुरप्पा जेल में थे, वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला था, वो भी जांच होना चाहिए। पुदुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने कर्नाटक में पुलिस अधिकारी रूपा का बचाव किया और तबादले को गलत बताया। सोशल मीडिया पर पत्नी की तस्वीर शेयर करने के बाद निशाने पर आए इरफान पठान के प्रशंसकों ने ऐसे लोगों पर ध्यान न देने की सलाह दी। महाराष्ट्र के नागपुर में क्रिकेटर उमेश यादव के घर से चोरों ने 40,000 रुपए और महंगा फोन चुरा लिया। उमेश यादव ने नागपुर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी के रूप में पद संभाल लिया। पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया। फिल्म जब हैरी मेट सेजल का गाना राधा यूट्यूब पर अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। आदित्य चोपड़ा की फिल्म कैदी बंद 25 अगस्त को रिलीज होगी, जिसमें आदर जैन के साथ आन्या सिंह नजर आएंगी। अभिनेत्री काइली जेनर ने GQ नाम की मशहूर मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया। देश में कर्ज से दबे किसानों की आत्महत्या को कांग्रेस लगातार मुद्दा बना रही है और इसी कड़ी में राहुल गांधी आज राजस्थान के बांसवाड़ा जा रहे हैं, जहां पर वो किसानों की रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहले ही बांसवाड़ा पहुंच गए। रैली से जुड़ी तैयारियों की कमान राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट संभाल रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अकेले राजस्थान में 40 लाख किसानों पर कर्ज का बोझ है। चीन के जेजियांग में एक लड़की 2 पहाड़ों के बीच बंधी रस्सी पर हैरतअंगेज करतब दिखाने लगी। यहाँ रस्सी पर स्टंट दिखाने की प्रतियोगिता चल रही थी, जिसमें कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसलिए यहाँ अपना करतब दिखाने आई एक महिला खिलाड़ी ने रस्सी पर एक पैर के सहारे झूलना शुरू कर दिया। इस प्रतियोगिता के लिए 2 पहाड़ों के बीच गहरी खाई में जमीन से 400 मीटर की ऊंचाई पर रस्सी बांधी गई थी। इसी रस्सी पर खिलाड़ियों ने खतरनाक स्टंट दिखाए। पहले काले रंग की टी-शर्ट पहने एक महिला ने इस रस्सी पर झूलना शुरू किया। इसके बाद एक पुरुष खिलाड़ी रस्सी पर अपना संतुलन बनाते हुए एक साथ 3 बोतल उछालने लगा। इसके बाद कई खिलाड़ी आए और अपने अपने स्टंट दिखाए। ये प्रतियोगिता कनाडा के एक खिलाड़ी ने जीती। It was really great. I didn't expect to win and it was a really good surprise. चीन में हर साल इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसमें कई देशों से खिलाड़ी हिस्सा लेने आते हैं। इस बार कनाडा, हॉलैंड और चीन के खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में गुजरात और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बरसात हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क करते हुए समुद्र से दूर रहने को कहा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात में भी अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पिछले 24 घंटे से जारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं। फिलीपींस के मारावी में सेना के कुछ जवान तेजी से एक पुल को पार करते हुए दूसरे छोर पर पहुंचकर पोजीशन लेने लगे। मारावी को ISIS के आतंकियों से आजाद कराने के लिए सेना लगातार उन पर हमला कर रही है और आतंकियों के एक ऐसे ही ठिकाने के करीब पहुंचने के लिए सेना के जवान पुल को तेजी से पार करते हुए दूसरे छोर पर पहुंचकर पोजीशन लेने लगे। ये वो इलाका है जहां ISIS के आतंकी न सिर्फ छिपे हुए हैं, बल्कि कई मकानों पर कब्जा कर वहां अपना ठिकाना बनाया हुआ। इस इलाके में पहुंचते ही जवानों ने मोर्टार से गोले दागने शुरू कर दिए। इस दौरान अलग अलग इमारतों में सेना के जवानों ने पोजीशन ले रखी थी और वहीं से अपनी ताकतवर राइफल की मदद से मकानों में छिपे आतंकियों को निशाना बना रहे थे। सेना के जवानों ने इस दौरान कुछ और इलाकों में भी आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। मारावी पर ISIS के आतंकियों ने इसी साल 23 मार्च को कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद से लाखों लोग यहां से दूसरे शहरों में जा चुके हैं। आतंकियों के हमले से लोगों को बचाने के लिए सेना ने कई इलाकों को खाली करा लिया है। हालांकि अब भी कई जगहों पर लड़ाई जारी। इसलिए अब सेना उन इलाकों की ओर बढ़ रही है जहां आतंकियों ने डेरा जमाया हुआ है। इस दौरान सेना ने आतंकियों के कब्जे से कुछ लोगों को छुड़ाया। हालांकि अब भी बड़ी तादाद में लोगों को आतंकियों ने बंधक बना रखा है। इनमें अधिकतर इलाके रिहायशी हैं, इसलिए सेना सूझबूझकर आगे बढ़ रही है। संकरी गलियों की वजह से भी जवानों को दिक्कत आ रही है, इसीलिए जवान एक घर से दूसरे घर होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री लाइजू तसु को आज विधानसभा में शक्ति परीक्षण से गुजरना होगा। मुख्यमंत्री लाइजू तसु ने इनके खिलाफ उनकी ही पार्टी में बगावत हो गई है, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें फिर से विधानसभा में विश्वास मत साबित करने को कहा। राज्यपाल के निर्देश के खिलाफ
लाई जीतसु गुवाहाटी हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां पर भी उनकी याचिका खारिज हो गई। रूस में कई हेलीकॉप्टर एक के बाद एक जमीन छोड़कर आसमान की ओर बढ़ने लगे। रूसी वायुसेना के इन हेलीकॉप्टर में हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल लगी हुई थी, जिसका सफल परीक्षण किया गया। इसीलिए रूसी वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर एक के बाद एक जमीन से उठकर आसमान की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद रूसी फौज के ये हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। इन हेलीकॉप्टर में हवा से जमीन में छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल लगी थी। दुश्मन के इलाके की ओर बढ़ने के दौरान ये हेलीकॉप्टर कभी नदी के ऊपर से गुजरे तो कभी खाली मैदान के ऊपर से। इस दौरान ये हेलीकॉप्टर दो के ग्रुप में उड़ान भर रहे थे। इसके बाद वो इलाका आया जहां हेलीकॉप्टर को मिसाइल से अपने लक्ष्य पर निशाना साधना था। रूस ने यह अभ्यास अमेरिकी समर्थन वाले नेटो सेना के अभ्यास के जवाब में किया और इस दौरान न सिर्फ हेलीकॉप्टर की ताकत को आजमाया बल्कि मिसाइल की अचूक वार की क्षमता को भी परखा। और जैसे ही हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए, उन्होंने बिना देर किए एक के बाद एक मिसाइल दागनी शुरू कर दी। आग उगलती मिसाइल जैसे ही अपने लक्ष्य पर गिरी, वहां जोर का धमाका हुआ। इसके बाद पीछे से कुछ और हेलीकॉप्टर आए और वो भी पहले वाले हेलीकॉप्टर की तरह ही बम बरसाते हुए आगे बढ़ गए। काफी देर तक चली इस हवाई बमबारी में रूसी वायुसेना ने दुश्मन के सांकेतिक इलाके को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। सऊदी अरब में एक लड़की को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने मिनी स्कर्ट पहन रखी थी। सऊदी अरब में महिलाओं के कपड़ों को लेकर सख्त नियम है। लड़की की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें लड़की ऐतिहासिक किले के पास घूमती दिखाई दे रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में दिख रही जो मॉडल है उसका नाम खुलूद बताया जा रहा है। वीडियो का सबसे पहले खुलूद ने स्नैपचैट अकाउंट पर डाला था, जिसके बाद उसे यूट्यूब पर भी शेयर किया गया। आज की ताजा खबर में अभी के लिए इतना है।